नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बड़ी मस्त चल रही होगी। साथियों, क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे विलियन नाम के चैप्टर की। और विलियन नाम के चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट होगा। 2 पार्ट में आपका जो है ये सॉल्यूशन वाला जो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा देंगे। साथियों, इससे पहले हमने जो है 14 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2022 पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, जिसमें सभी यूनिट्स के वीडियो दे रखे हैं, जहां पर आप सभी जो आपके क्वेश्चन बैंक के टॉपिक्स हैं उनको समझ सकते हैं, उनके टॉपिक्स को ढूंढ सकते हैं, वहां से आप नोट्स बना सकते हो और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बात विलियन नाम के चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे समझते हुए विथ कॉन्सेप्ट। चलिए, इसमें ये वाली जो यूनिट है विलियन, इसमें बस बहुविकल्पी प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वर्ड क्वेश्चन या इस टाइप के नहीं पूछेंगे। इसमें ये जो यूनिट है 5 नंबर की है और इस 5 नंबर की यूनिट में एक तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखे उनको इतना सिस्टमेटिक तरीके से कर ले कि इनसे बाहर आने की संभावना नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, अथवा में दिया जाता है। मतलब पैरेलल 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना। जैसे आपका 2 नंबर का प्रश्न आया तो उसके पैरेलल में एक क्वेश्चन और, अगर एक क्वेश्चन आउट ऑफ चला भी गया तो आपको तो एक क्वेश्चन से मतलब है, एक क्वेश्चन अगर अच्छे से बैठ गया तो आपके तो पूरे मार्क्स आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चालू करें। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है? हिमांक, तो जब भी किसी विलायक, कोई भी विलायक लिया जाए और उस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जो हिमांक होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उसे हिमांक मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, तो किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर है जो 1 मोल अवाष्पशील विलेय को, विलेय पदार्थ मिला रहे हैं उसमें 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। आपका यहाँ पर 1000 ग्राम क्या है? विलायक है। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक, चाहो तो आप पानी ले लिया विलायक के रूप में और आपने क्या डाला? 1 मोल विलेय, 1 मोल चाहो आप NaCl डालो या कोई दूसरा विद्युत अपघट्य डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसके हिमांक में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। माना कि पहले जो है ये वाटर है 1000 कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है ये हो रहा था, जम रहा था, फ्रीज हो रहा था। अब क्या होगा? जैसे आपने NaCl डाला तो 0 डिग्री सेल्सियस से पहले मतलब माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर, माइनस में जाके ये जमेगा, मतलब और टेम्परेचर इसका कम कर दिया। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? जब आप कुल्फ़ी जो जमाते हैं, मटका कुल्फ़ी आपने खाई होगी, तो वहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर रहता है, अगर उसमें जो उस मटका कुल्फ़ी में डिब्बे में दूध मलाई वगैरह भर के मटका कुल्फ़ी बनाई जाती है, तो अगर उसके अंदर नमक नहीं डालेंगे तो उसका टेम्परेचर जो टेम्परेचर है बर्फ़ का, तो पानी जब जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर, वहाँ पर ठोस और द्रव के बीच में साम्यावस्था रहती है। अब अगर उस टेम्परेचर पर जमाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जमेगा, वो जो मलाई है अंदर की वो नहीं जमेगी। अब क्या किया? उसका माइनस में टेम्परेचर ले गए, NaCl डाल के माइनस में 15 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके चले जाते हैं, तो वो जो पानी होता है उसका बर्फ़ से भी कम टेम्परेचर हो जाता है। और उस कंडीशन में अगर टेम्परेचर कम हो गया तो वो जो है क्या हो जाएगी? जम जाएगी अंदर जो मलाई है वो मटका कुल्फ़ी की। तो ये होता, तो हिमांक क्या हो जाती? हिमांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो साथियों, किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक विलयन के हिमांक में उस कमी के बराबर है जो 1 मोल बराबर भार बटे अनुपात होता है, जो भी जितना भी मिलान हो मोल, 1 मोल अवाष्पशील विलेय को 1000 ग्राम विलायक में विलेय करने पर प्राप्त होता है। हिमांक में अवनमन को ΔTF से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है। प्रोपोर्शनली क्या लिखेंगे? m क्या होता है? मोललता। तो ΔTF बराबर यहाँ पर एक वर्ड आया KF × m, समानुपाती का चिन्ह हटाया, क्या लिखा आप लोगों ने? KF। यदि आपका m मोललता यदि 1 है तो ΔTF बराबर क्या होगा? KF। जहाँ KF को क्या कहेंगे? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। जहाँ KF को क्या कहेंगे? मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया। अब है
अगला है आपका मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो किसी विलयन का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि। अब क्वथनांक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। आपका पानी है और इस पानी को जो है ये विलायक के रूप में आपने जल ले रखा है, 1000 ग्राम विलायक ले रखा है। क्या ले रखा है? 1000 ग्राम विलायक जल ले रखा है। अब इसके अंदर आपका जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वथनांक जो है कितना है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। अब आपने गलती से इसमें क्या डाल दिया? 1 मोल विद्युत अपघट्य डाल दिया, 1 मोल विलेय पदार्थ या विद्युत अपघट्य डाला आपने, कोई भी विद्युत अपघट्य डाल दिया। अब क्या होगा? ये जो आपका पानी है ये 100 के ऊपर बॉईल होगा, 100 से ऊपर, चाहो तो 101 डिग्री सेल्सियस कहो या 102 डिग्री सेल्सियस कहो, जितना डालोगे उस टाइप से इसका जो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब क्वथनांक में क्या हो गया? वृद्धि हो गई, उन्नयन हो गया। मेरी बात समझे? क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन हो गया, वृद्धि हो गया। 1 मोल अवाष्पशील, जैसे नमक डाल दिया पानी के अंदर तो 1 मोल अवाष्पशील, पहले पानी का सिर्फ आपके पास पानी है, टेम्परेचर कितना है इसका? 100 डिग्री सेल्सियस। आपने इसके अंदर अवाष्पशील पदार्थ डाला, ठीक है। अब 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1000 ग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक आपके पास पानी था तो विलय करने पर प्राप्त होता है, तो टेम्परेचर आपका क्या हो गया? बढ़ गया। इसे ही क्या कह रहे हैं अपन? क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर डेल टीबी प्रोपोर्शनली एम, डेल टीबी प्रोपोर्शनली एम, या डेल टीबी बराबर क्या लिख सकते हैं आप? केबीएम। डेल टीबी इक्वल क्या लिख सकते हैं? केबीएम। यदि एम बराबर 1 है तो डेल टीबी क्वथनांक में उन्नयन है ना, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा। केबी क्या है? मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। केबी क्या है? यहाँ पर मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्लियर है? चलिए आगे चर्चा करते हैं समपराशरी विलयन क्या होता है। समपराशरी विलयन, तो परासरण की जो क्रिया होती है साथियों, यदि हम परासरण की बात करें दो अलग अलग पदार्थ ले रखे आपने, ठीक है। इनको बीच में जो है झिल्ली अर्धपारगम्य में झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। यहाँ पर है एक तरफ है विलायक जिसकी सांद्रता कम है, एक तरफ है विलयन, मतलब उसमें आपने कुछ भी मिला दिया, शक्कर वगैरह जो भी है मिला दिया। एक तरफ है विलायक और एक तरफ है विलयन। तो परासरण की क्रिया जो होती है वो होती है भाई साहब विलायक से विलयन की ओर, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। हमेशा ध्यान रखना, परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। मेरी बात समझ गए? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। अगर माना कि वो जो अब कोई किसी पेड़ पौधे में पानी जो चढ़ता है, वो पानी जो चढ़ता है वो भी परासरण की क्रिया के आधार पर ही चढ़ता है। मेरी बात सुनना। तो यहाँ पर अगर अपनों ने कुछ चीज़ें जो है यहाँ ये पानी यहाँ पर ज़मीन की जो है अगर इसमें सॉल्ट होगा तो कहते हैं ना, कई जगह साल्ट वाली ज़मीन होती है उनमें जो है पौधे चलते नहीं हैं, पौधे जो है चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ परासरण की क्रिया यहाँ पर भी काम में आ रही है। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट नमक का कट्टा डाल दिया या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, तो अगर परासरण यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा होगी ज़मीन में तो उल्टा इस पौधे का पानी इधर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सांद्रता जो है ये इसकी सांद्रता जो है अधिक है और यहाँ सांद्रता कम है, तो पौधे ऐसे पानी खींचेंगे और पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ये होता है परासरण की क्रिया। चलिए, तो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आपके जो ये जो टॉपिक दे रखा है कि यहाँ पर विलायक नहीं ले रहे और दोनों जगह क्या ले रहे? विलयन ले रहे। यहाँ पर भी अपनों ने विलयन ले लिया और यहाँ पर भी अपनों ने विलयन ले लिया, ठीक है। दोनों तरफ बराबर मात्रा में कुछ विलेय पदार्थ मिला दिया, तो ये विलयन क्या हो गया? समपराशरी हो। ये सॉल्यूशन फर्स्ट ले लिया, इसको सॉल्यूशन सेकंड दे दिया। मतलब परासरण की क्रिया यदि नहीं हो रही है तो वो जो विलयन का जोड़ा है वो क्या होगा? समपराशरी विलयन होगा। विलयनों का जोड़ा समपराशरी। मतलब यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर विलयनों के जोड़े को अपनों ने अलग अलग सेपरेट कर रखा है दोनों में, है ना, ये S1 सॉल्यूशन, ये S2 सॉल्यूशन हो गया,
ठीक है, इसके मोलों की संख्या N1 मान ली, इसके मोलों की संख्या को मान लिया N2, इसका वॉल्यूम जो मान लिया अपनों ने V1 मान लिया और इसका मान लिया अपनों ने V2 मान लिया। तो इसको लिख सकते हैं अपन N1/V1 बराबर N2/V2 होगा। N1/V1 बराबर N2/V2 मोलों की संख्या, इसका वॉल्यूम V1, इसका V2। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। मतलब यहाँ पर परासरण की क्रिया किसी भी दिशा में नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों की सांद्रता जो है बराबर है। देखिए, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से क्या रख रहे हैं, पृथक रखा जाता है, तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है। यह परासरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर नहीं हो जाता है। इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिन्हें अब डेफिनेशन मेन आई। अब ये तो होगी परासरण की क्रिया के बारे में। इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का किसी भी और कोई बहाव नहीं होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस प्रकार का विलयनों के जोड़े जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का किसी भी और कोई बहाव नहीं होता है, उससे क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन। इनका परासरण दाब क्या होता है, बराबर होता है। इनमें विलेय आणविक सांद्रण क्या होता है, दोनों में क्या होता है, समान होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको परासरण को N1/V1 बराबर N2/V2, जहां N1 व N2 क्रमशः V1 व V2 आयतनों के मोलों की संख्या है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाजिर। मोलरता अथवा ग्राम अणुकता क्या है? मोलरिटी या बोले ग्राम अणुकता क्या है? मोलरता अथवा ग्राम अणुकता क्या है? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यहां पर लीटर में ले रहे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। याद रखना, मोलरता अथवा किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों अथवा ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं साथियों। उदाहरण के लिए NaOH के 1 लीटर विलयन में 80 ग्राम अर्थात 2 मोल NaOH घुले होने पर विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर इसी को अपन फार्मूले में डिनोट करें कि NaOH का 1 लीटर, कितना लिया आपने, 1 लीटर। यदि 1 लीटर ले रहे तो 1 लीटर में कितना आ जाएगा, 1000 ml। कितना हो जाएगा, 1000 ml। तो मोलरता का जो फार्मूला है W बटे ये MW गुणित 1000 बटे V। इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। जैसे कि NaOH का, उदाहरण के लिए NaOH के 1 लीटर में 80 ग्राम घुला हुआ है, तो 80 ग्राम घुला हुआ है, तो यहाँ आपको समझा देता हूँ। M बराबर W कितना है आपके पास, 80, और NaOH का जो अणुभार होता है वो कितना होता है, सोडियम का कितना लिखा आप लोगों ने, 23 होता है परमाणु भार। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर अणुभार कितना आएगा, 40 गुणित 1000 बटे V कितना है अपने पास, 1 लीटर। 1 लीटर मतलब यहाँ पे 1000 लिख दिया, तो ये हो गया। तो M बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब मोलरता कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। तो ये ऐसे फार्मूले में कोई भी आप क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मोलरता M बराबर विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, या विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणित विलयन का लीटर में आयतन लिखोगे आप, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, तो ये जो है ये फार्मूला इजाद हो गया। M बराबर W गुणित 1000 बटे M इंटू V, जहाँ V विलयन की ml में आयतन, W विलेय की मात्रा और MW जो है विलेय का अणुभार है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये जो संख्या, ये जो 1000 तभी आएगा जब आप यहाँ पर ml में लिख रहे हो। यहाँ पर अगर आप लीटर में लिख रहे हो कि 1 लीटर 2 लीटर, तो यहाँ पर ये लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर जैसे 1000 ml लिखा तो यहाँ पर मैंने 1000 लिखा, ml में लिख रहा हूँ तभी यहाँ पर 1000। यदि मैं यहाँ लीटर में लिखूंगा तो यहाँ 1 लिख दिया, तो यहाँ पर 1000 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखना। डायरेक्ट भी आंसर आ जाएगा कि 4 दूनी 8, यहाँ पर अगर आप लीटर में लिख रहे हो तो। और अगर जैसे आप ml में लिखोगे तो यहाँ पर आपको पर ml में, तो यहाँ पर आपको 1000 लिखना पड़ेगा।
मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो ये फार्मूला ईजाद हो जाएगा। साथियों समझ में आया? मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं, और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अब हम बात करें मोललता की, मोललिटी। किसी विलयन के 1000 ग्राम विलायक में, यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक आ गया, तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को, है ना, यहाँ पर 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या या मोलों की संख्या को क्या कह सकते हैं? ग्राम अणुओं, ये भी कह सकते हैं। तो मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं, और मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं साथियों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। मोललता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या गुणित 1000 बटे विलायक का ग्राम में मात्रा। तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? ये होता है भार बटे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित 1000 विलायक की ग्राम में मात्रा को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोललता M बराबर ये सूत्र हो जाएगा, विलेय की मात्रा W गुणित 1000 विलेय का अणुभार MW गुणित विलायक की ग्राम में मात्रा कैपिटल W। यहाँ तक क्लियर है? होगा ही क्लियर तो, क्योंकि इतना अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। साथियों ये जो वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को, दोस्तों को अब शेयर कीजिएगा और चर्चा कीजिएगा हर टॉपिक के बारे में, बैठ के मस्त तरीके से पढ़िएगा। क्योंकि जितना आप चर्चा करेंगे, जितना जैसे वीडियो से डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो समझ में कम आएगा, वीडियो देख रहे हो और अच्छे समझ में आएगा, चर्चा करोगे और ज़्यादा टाइम तक समझ में आएगा। तो ऐसा पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि हमें ज़िंदगी भर याद रखना, और ज़िंदगी ऐसे जियो कि जैसे कल का कोई पता नहीं हो हमें। ठीक है, जियो तो हर पल ऐसे जियो कि हर पल आखिरी हो। ठीक है, और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि हमें बहुत जीना है, अभी बहुत जीवन है अपना। चलिए, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलेय होती है? बढ़िया बात है, तापक्रम में वृद्धि पर गैस द्रव में कम विलेय होती है। शिकंजी पीने गए हो आप? गए होंगे। ठंडा करते हैं पहले उस पानी को, पानी जो ठंडा रहता है तो उसमें गैस पर्ज की जाती है बॉटल के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्ज की जाती है। तो टेम्परेचर का में जैसे जैसे आप ग्लास को बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे उसमें से गैस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी। उसके अंदर कुछ आप अशुद्धि मिलाओगे, नमक मिलाते हैं तो गैस की विलेयशीलता घटती है, मतलब झाग निकलने लगते हैं, बाहर गैस निकलने लगती है, भागने लगती है। ठीक है, तो गैस जो है वो भाई साहब अपनों ने क्या कर रखा, गैस इसमें घुल रही है। लेकिन टेम्परेचर अगर इसका कम होगा वाटर का तो गैस घुल जाएगी, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो घुलनशीलता कम होती है। ठीक है, तो अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता बढ़ती है, विलेयता घटती है ना। अधिकतर गैसों की ताप में वृद्धि से द्रव में विलेयता क्या होती है? घटती है। सिंपल बात है, क्योंकि घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ऊष्मा निकलती है जैसे घुलता है वो, तो गर्म करने पर घुली हुई गैस विलयन से बाहर निकलने लगती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है घुलना, तो गर्म करने पर क्या होता है कि गैस जो है क्या होने लगती है? बाहर निकलने लगती है, बाहर निकलती है। आगे है हेनरी का नियम। हेनरी साहब, हेनरी का नियम पढ़ते हैं, और हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की भी बात करेंगे। हेनरी का नियम लिखते हुए कुछ इसके अनुप्रयोग भी बताइए। हेनरी का नियम बड़ा सिंपल है, याद हो जाएगा अभी आपको। M प्रोपोर्शनल P लिखो, समानुपाती P लिखो, या M इक्वल आप लिखना भाई साहब KP। यहाँ पर K क्या है? समानुपाती स्थिरांक है। अब मेरी बात सुनना, सिंपल, एक ही बार में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। है क्या है भैया कि आप जो है कोई आपने जो यहाँ पर लिक्विड भर रखा है, यहाँ पर लिक्विड भर रखा है, और आपने यहाँ पर गैस है, इस जगह पर गैस है। ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर गैस है। आप जैसे जैसे दाब डालोगे, जैसे जैसे उस गैस पर दाब आरोपित करोगे, वो गैस इस द्रव में घुलती जाएगी। ये हेनरी का नियम है। जैसे जैसे दाब आरोपित करोगे, ये गैस की मॉलिक्यूल किस में घुलते जाएंगे? इस वाटर में या इस लिक्विड में घुलते जाएंगे। क्लियर है भाई साहब? तो M क्या है? जो गैस है उसके लिए बात करी है। M क्या है? विलेय गैस का द्रव्यमान, ये विलेय है गैस का द्रव्यमान, और P क्या है? उस पर आरोपित दाब। तो भाई साहब आप जितना दाब आरोपित करोगे उतनी गैस घुलेगी।
जितना दाब आरोपित करोगे उतनी गैस घुलती जाएगी उसमें। तो यही तो है हेनरी साहब ने, बड़ा मस्त लॉजिक है ना। कई नियम दे दिए भैया, पहले पता नहीं था कि नियम की, यहाँ साहब नियम तो सबको पता था, लेकिन हेनरी साहब ने दे दिया ऐसा, बता दिया। हाँ चलिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक के, ये विलायक है, किसी निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान स्थिर ताप पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब गैस की घुलनशीलता कम होगी, अभी अपनों ने टेम्परेचर कांस्टेंट रख रखा है फिक्स। तो स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में, गैस और विलायक के बीच में साम्यावस्था में, यदि विलायक का आयतन विलेय गैस, यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान क्या है, m है, तथा साम्य दाब P हो, तो हेनरी के नियमानुसार m बराबर Kp, जहां K एक स्थिरांक है। समझ में आ गया बेटा? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आगे बढ़े। अब भाई साहब ने जो हेनरी का जो नियम दे दिया, तो हमको तो शिकंजी पिला ली, है ना। क्या पिला दी? शिकंजी, कि चलो इसका उपयोग करते हैं शिकंजी पीने में, कई ड्रिंक्स बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में इसका उपयोग होता है। वहाँ पर यही फंडा अपनाया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, गैस को उस लिक्विड के अंदर, विलायक के अंदर घोला जाता है, बस m प्रोपोर्शनल p वाला फार्मूला काम में आ गया। चलिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों में, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में, मृदु पेय, सोडा वाटर, बियर जैसे कार्बोनिकृत पेय पदार्थों को बनाते समय CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। जय हो। आगे समझ में आया तक? आगे बढ़े। ये हेनरी के नियम का उपयोग हो गया। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में, बहुत बढ़िया बात है, श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है। O2 का आंशिक दाब क्या होता है? उच्च होता है। फेफड़ों में पहुंचकर यह हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। वहां पर भी यही कॉन्सेप्ट तो काम में आ रहा है। गैस को, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन बाइंड अप कर रहा है, और वो ऑक्सीजन किसके साथ घुल रही है? रक्त के साथ में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। उत्तकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब वापस वहाँ पर तो जैसे दाब कम हुआ, वापस क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हट जाएगी, और उस ऑक्सीजन को वापस वहाँ पर कौन पकड़ लेता है? मायोग्लोबिन पकड़ लेता है। तो बड़ी मस्त बात बता रखी कि ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। कहाँ पर? टिश्यूज़ में। फेफड़ों में क्या है? दाब ज़्यादा है, तो वहाँ पर हीमोग्लोबिन ने दोस्ती कर ली। बॉडी में विभिन्न पार्टों में जाकर वहाँ पर जो है क्या होगा? मेरी बात समझना, वहाँ पर प्रेशर कम है, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया, और वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन ने ले लिया। जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तब मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसका काम होता है? ऑक्सीजन का। ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ेगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी बनेगी। वही एनर्जी हमारे काम में आ रही है, तो समझना। अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होकर कोशिका सक्रियण के लिए उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट है गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। ये वाला एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए। तो गहरे समुद्र में गोताखोरी करते समय श्वसन के लिए संपीड़ित वायु का उपयोग किया जाता है। संपीड़ित वायु का, कंप्रेस्ड वायु का। संपीड़ित वायु में ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है, जो सामान्य दाब पर रक्त में ज़्यादा विलेयशील नहीं होती है। किंतु उच्च दाब पर, अगर ज़्यादा दाब पर है आपकी गैस, दाब पर N2 की रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? अपनी बॉडी में विलेयता बढ़ जाती है, रक्त में विलेयता बढ़ जाती है। M नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है। रक्त में नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता से हानिकारक प्रभाव एवं बेंड्स को रोकने के लिए, अब यार ये नाइट्रोजन तो अंदर जाके बैंड से जैसे मतलब वापस निकलने की कोशिश में नहीं है वापस आसानी से, तो नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता के हानिकारक प्रभाव एवं बैंड्स को रोकने के लिए गोताखोरों द्वारा प्रयुक्त टैंक को हीलियम द्वारा तनु किए गए वायु, जिसमें क्या क्या है? हीलियम भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तीनों का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। ये परसेंटेज जो सिलेंडर होते हैं, गोताखोर जो जाते हैं, ठीक है, समुद्र में मोती ढूंढने के लिए, ये सब ये काम करते हैं। ये नेवी की जो ट्रेनिंग करते हैं आर्मी में, नेवी जो होते हैं, वो भी उसमें जो मिक्सचर होता है हीलियम नाइट्रोजन, ये कंपोजिशन होना चाहिए। अगर इसका ज़्यादा हो गया तो ये बेंड्स हो जाएगा, तो हीलियम मिक्स किया जाता है। चलिए, बहुत ऊंचाई पर
बढ़िया बात है। बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन का दाब सतह की तुलना में अत्यंत कम होता है। ध्यान रखना, जो सी लेवल पर जो होता है समुद्री सतह पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ऑक्सीजन, बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतह की तुलना में अत्यंत कम होता है। जैसे जैसे पहाड़ी पर जाएंगे तो वहाँ पर अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, अत्यंत कम होता है। तो परिणाम स्वरूप पर्वतारोहियों के श्वसन द्वारा उनके रक्त एवं कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन का सांद्रण कम हो जाता है। अब रक्त में ऑक्सीजन की कमी पर्वतारोहियों को कमजोर बना देती है। थकान आ गई यार, ऊपर चढ़े यार पहाड़ी पर, कमजोर बना देती है। वे ठीक सोचने में भी असमर्थ होते हैं, जिसे एनॉक्सिया कहा जाता है। तो ये दाब का इतना फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर दाब बढ़िया है, अपन सांस आसानी से ले रहे हैं। पहाड़ी पर जाएंगे, पहाड़ पर जाएंगे ऊपर, दाब कम है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जलीय जीवन में बहुत बढ़िया बात है। तो जब पानी ठंडा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, लेकिन पानी गर्म हुआ तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर हो गई। अब जीवों के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका भी टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, जो पानी है उसका। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जल में विलेयता के कारण ही नदी, समुद्र एवं झीलों में जलीय जीव जंतुओं का जीवन संभव है। अब कितना कोई प्रदूषित पानी है, तो प्रदूषित पानी में क्या होता है, उसमें जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। जलीय जो भी मछलियाँ वगैरह, दूसरे कीड़े वीड़े, वो बात अलग है, लेकिन जीव जो मछलियाँ वगैरह नहीं पाई जाती है दूषित पानी में। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि वहाँ पर जो ऑक्सीजन जो होती है ना, वो ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है। जो दूषित पानी है उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होते हैं, तो उस ऑक्सीजन को सारी को खर्च कर लेते हैं। ये चीज़ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्रतिशतता तो निकालनी होगी, आती होगी कि आपके कितने नंबर में से कितने नंबर आए, है ना, कितने में से कितने नंबर आए, 450 में से 300 आए, 200 आए, 250 आए, 425 आए। प्रतिशतता की बात हो रही है, तो प्रतिशतता निकालने की बात करेंगे अपन। आपके पास दो चीज़ें दे रखी है, 22 ग्राम बेंजीन, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। बढ़िया बात है। अब तब बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। किसकी गणना करना आपको? द्रव्यमान प्रतिशत की। इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा आपके पास में? फोन चलिए, बेंजीन है 22 ग्राम और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, दो चीज़ें दे रखी है। 22 ग्राम बेंजीन और 122 ग्राम CCl4, दोनों चीज़ें दे रखी है। यदि दोनों का योग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 4, 144 होगा। एक है विलेय है, एक हो जाएगा विलायक। ये विलेय है, ये हो गया विलायक, मेरी बात सुनना। और ये क्या हो गया? विलियन, मतलब दोनों का मिक्स, जिसका ग्राम में द्रव्यमान कितना है, ये हो गया। अब मेरी बात सुनना, अब प्रतिशतता निकालनी है। तो टोटल आपके पास ये हो गया, उसमें से ये कितने परसेंट है, ठीक है। टोटल में से ये कितने परसेंट है, टोटल में से ये कितने परसेंट है। तो मेरी बात सुनना, विलियन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान प्लस CCl4 का 144 ग्राम हो गया। अब प्रतिशतता निकालने के लिए किसी एक घटक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, तो या विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, या विलायक का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणित 100, ये फार्मूला है। तो बेंजीन का द्रव्यमान निकालना है तो बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणित 100 प्रतिशतता निकालने के लिए यूज़ करते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान कितना है आपके पास? 22 है। विलियन का द्रव्यमान टोटल कितना आ गया? 144 गुणित 100 लिखा, आपके पास 15.28% हो गया बेंजीन की प्रतिशतता। बहुत बढ़िया बात है। अब आप इसकी निकाल लो, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो CCl4 का द्रव्यमान कितना है? 122 गुणित विलियन का द्रव्यमान कितना है पूरे विलियन का? 144, तो 144 गुणित 100, 84.72। अब आपको CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो 100 में से सिर्फ आपको कितना है? तो ये 84.72%।
ये CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत ये हो गया, आपने बेंजीन का भी निकाल लिया। मेरी बात समझ में आ गई? चलो सिंपल था ये तो क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा। आगे बढ़े, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा जी, मज़ा आने वाला है। क्या टाइम हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। अणुसंख्यक गुणों के 4 उदाहरण दीजिए। या अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल। अणुसंख्यक गुणधर्म अणुओं की संख्या के ऊपर जो डिपेंड करें। किसके ऊपर? अणुओं की संख्या। अब ये ध्यान रखना कि जैसे कि मैं ये ले रहा हूँ, एक ये ले रहा हूँ NaCl और एक ले रहा हूँ C6H12O6। यहाँ पर ये विद्युत अपघट्य है तो आयनों में वियोजित हो जाएगा, और ये Cl- और ये वियोजित नहीं हुआ C6H12O6। तो यहाँ पर अणु या आयनों की संख्या कितनी होगी? 2, और यहाँ पर कितनी? 1 है। तो ये जो है इसके कारण जो है परासरण दाब बढ़ जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाएगा इसकी अपेक्षा, हिमांक में अवनमन बढ़ जाएगा, वाष्प दाब का अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा इसके कारण। तो अणुओं की संख्या के ऊपर अगर इसकी जगह और ज़्यादा ले रहा हूँ, जैसे कि AlCl3, तो AlCl3 में क्या होगा? Al3+ और +3Cl-। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए, बढ़ गए और अणु या आयनों की संख्या। तो विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय की कणों की संख्या। तो कणों की संख्या बढ़ गई भैया यहाँ पे। जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? ये अणुसंख्यक गुणधर्म है 4, ये इफेक्ट होंगे। तो विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, इन सभी को आप क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। सभी अणुसंख्यक गुणों के मान विलेय के सांद्रण में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे विलेय के कणों की संख्या बढ़ती जाएगी सभी बढ़ते जाते हैं। अगर आपने ये जो है इन अलग अलग हैं ये मालिक्यूल अणु, ये मिलाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। कौन से? अणुसंख्यक गुण। तो सभी अणुसंख्यक गुणों के मान विलेय के सांद्रण में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा सांद्रण में कमी के साथ घटते हैं। जैसे जैसे सांद्रता में कमी होगी वैसे वैसे घट जाएगी, जितना ज़्यादा मिलाओगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आई? परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सभी क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? अणु या आयनों की संख्या के ऊपर। जितने ज़्यादा अणु या आयन होंगे उतना ज़्यादा ये अणुसंख्यक गुण होगा। आगे चलो, परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। परासरण दाब किसे कहते हैं? परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन को विलायक में पृथक रखने के लिए उत्पन्न होता है ना। बर्कले हार्टले विधि देखी थी अपने ने, परासरण दाब याद करने की। कौन सी विधि? बर्कले हार्टले विधि। उसमें जो है उसके द्वारा परासरण दाब याद किया जाता है। वैसे उसमें क्या करते हैं कि दाब आरोपित किया जाता है और इतना दाब आरोपित किया जाए कि परासरण दाब रुक जाए, तो उसको अपन परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर की ओर परासरण की क्रिया हो रही है और यहाँ से अपन दाब आरोपित कर रहे हैं। इतना दाब आरोपित करो कि ये परासरण की क्रिया जो है रुक जाए, विलायक के कणों का बहाव विलयन की तरफ आना रुक जाए। तो परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन को विलायक से पृथक रखने के पर उत्पन्न होता है। मतलब दाब आरोपित करेंगे तो विलयन और विलायक दोनों पृथक रहेंगे। अगर दाब आरोपित नहीं किया तो विलायक के पार्टिकल विलयन की तरफ जाते रहेंगे, तो वो परासरण की क्रिया होती रहेगी। मतलब परासरण की क्रिया को रोकना। परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन को विलायक में पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। या ऐसे भी लिख सकते हो, यह विलयन पर बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब है जो विलयन का वाष्प दाब बढ़ाकर विलायक के वाष्प दाब के बराबर कर देता है। चलिए आगे बढ़े। एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, ये मोलरता के लिए एक फार्मूला अपने इजाद किया था। कौन सा? W और MW विलेय का अणुभार गुणित 1000 × V। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ।
अगर यहाँ पर V लीटर में ले रहे हैं तो यहाँ 1000 नहीं लिखेंगे। आपके सामने 120 ग्राम कास्टिक सोडा, कितना ले रखा है 120 ग्राम कास्टिक सोडा, 120 लिया, यहाँ पे क्या लिया 120, मेरी बात सुनना, 120 ग्राम कास्टिक सोडा को 2 लीटर विलायक में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो 120 कास्टिक सोडा मतलब NaOH, NaOH का अणुभार कितना होता है बेटा 40 होता है, गुणित लीटर में आयतन, आयतन लीटर में कितना हो गया 2, तो 4 ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 3 12, 3/2, 3/2 का आप क्या लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर 1000 लिख रहे हो इस फार्मूले में तो यहाँ पर ml में लिखना पड़ेगा, तो WMW गुणित यहाँ पर आपने 1000 लिख दिया, तो अब आपको जो आयतन लिया हुआ है उसको ml में लिख दो, 2000 कर दो, तो बात वो की वही होगी कि आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 2 लिखा दिया, 2 लिखने में आ जाएगा, तो वापस वो का भी W/M, W कितना है आपका, W है आपका 120, कितना है यहाँ पर 120 है, W 120 है, और ये कितना है, ये कितना है आपका 40, तो आंसर आपका वो का वही आएगा 1.5 आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी लिखो आपको आंसर वही मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना इनमें कि यहाँ पर अगर लीटर में लिख रहे हो, आयतन ml में लिखोगे तो यहाँ पर 1000 लिखना, अदरवाइज नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आपको हो गया समझ में आ गया होगा। जय हो। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास में, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। 92 ग्राम एथिल एल्कोहल, कितना लिया आपने 92 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 72 ग्राम जल, 2 चीज़ें ले ली, एथिल एल्कोहल और जल ले लिया, के विलियन में एथिल एल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना। 2 चीज़ें ली अपनों ने, एथिल एल्कोहल और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना, 2 घटक ले रखे अपने। अब मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या, ये लिख सकते हैं, किसी एक घटक के मोलों की संख्या बटे संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर पहले तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो एथिल एल्कोहल कितना दे रखा 92 ग्राम, कितना 92 ग्राम, और इसका अणुभार कितना होता है 40, 40 कैसे हो रहा है, ये C2H5OH, ध्यान से सुनना, कार्बन कितने 2, तो 12 दूनी 24, तो परमाणु भार इसका हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने 5 और 6, तो 24 और 6, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये जो जोड़ेंगे 24 और 6 30 और 16 46, तो 46 आ गया ये। अब 92/46 तो कितना आ जाएगा 2.0 आ जाएगा, एथिल एल्कोहल के इतने ग्राम में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 2.0। इसी प्रकार से जल के अगर आप 72 ग्राम ले रखा है और उसमें मोलों की संख्या निकालना है, तो जल का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 18 होता है, तो 72/18, तो यहाँ पे कितना जल 72 ग्राम में जल के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 4.0। अब आपको किसी एक का मोल प्रभाज निकालना है, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है, तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की संख्या, तो एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है 2, और विलियन मतलब दोनों के मोलों की संख्या, संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या 2 + 4, तो आपका 0.333 आ जाएगा मोल प्रभाज। ऐसे ही H2O का मोल प्रभाज निकालना आपको, तो H2O के मोलों की संख्या बटे विलियन के संपूर्ण घटकों के मोलों की संख्या, तो 2 + 4 तो 0.666 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये ऐसे मोल प्रभाज निकालते हैं, आसान सा सवाल है, बड़ी ऐसा सवाल है। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े बेटा जी। साथियों, हो सकता है ये जो वीडियो मैंने 2 लेक्चर की बोला, लेकिन 3 लेक्चर भी हो सकते हैं, तो आज का मैं यहीं इसका सेकंड पार्ट जो है नेक्स्ट रिलीज़ करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और अब आप मन लगा के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ईयरफोन लगा कर ही पढ़िएगा, तभी आपको मज़ा आएगा, डिस्कस कीजिएगा। और अब जो है आप शांत हो जाइए। शांत का मतलब होता है कि माइंड को शांत कर लीजिए। शांत करने से मतलब आपके जो अंदर की चीज़ें बाहर आती हैं। जितना ज़्यादा आप चर्चा सोशल मीडिया से दूर रहोगे, जितना ज़्यादा इधर उधर चर्चाएं कम करोगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ पाओगे, है ना। मतलब कॉन्सेंट्रेट करोगे। जैसे कि पानी आपका सेटल है बाल्टी में, और उसमें अगर कोई सिक्का डाला जाए तो वो दिखता है, लेकिन उसमें उथल पुथल है तो दिखता नहीं। तो एग्ज़ाम में भी आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट शांत रहिएगा, बस सोचना है, इमेजिनेशन करना है। जितना ज़्यादा उछलते कूदते कहते हैं ना, जैसे स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं उनके नंबर कम आते हैं। कम आने का कारण है कि वो अपने आप को उथल पुथल कर रहे हैं। तो उथल पुथल करोगे तो जो अंदर की चीज़ें हैं, आपको जो याद है वो बाहर नहीं आएगी। चलिए, ओके, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छे से जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय, जय हिंद।